हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीवायरल ड्रग और प्रीवियस पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एचआईवी वायरस है, स्पेसिफिकली हम एचआईवी वायरस पे ही फोकस कर रहे हैं। उसके स्ट्रक्चर को हमने कम्प्लीटली समझ लिया, एपिडेमियोलॉजी को हमने समझ लिया कि कौन कौन सी पॉपुलेशन है जो एचआईवी के लिए इम्यून है या फिर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन कौन सी है। नेक्स्ट हमने ये देखा था, जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि एचआईवी की पूरी साइकिल क्या होती है, किस तरीके से वो हमारी सेल्स को अफेक्ट करती है। पूरी जो वायरस की साइकिल है, किस तरीके से एक वायरस हमारी सेल को अटैक करके बहुत सारे नए वायरस को तैयार करता है, पूरी प्रोसेस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रग्स, कि हमें पता चल चुका है कि एचआईवी की साइकिल क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप को अगर हम किसी भी स्टेप को अगर होने से रोक सके तो हम एचआईवी के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ऑलरेडी मैं आपको अटैचमेंट ऑफ फ्यूजन इनहिबिटर्स बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ये वायरस जो हमारी सेल से, ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए बेटा, क्योंकि वो ये लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो किस तरीके से ये वायरस हमारी सेल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये हम डिटेल में समझ चुके हैं। और इन कोर रिसेप्टर्स का क्या रोल है ये भी हमने देख लिया है कि CCR5 और CXCR4 का क्या रोल है। बिना इसके अटैचमेंट हो नहीं सकता। तो हमने फर्स्ट ड्रग जो देखी थी वो थी अटैचमेंट इनहिबिटर, जो कि वायरस को हमारी सेल से अटैच होने से रोकेगी। तो अटैचमेंट इनहिबिटर में जो मैंने आपको ड्रग बताई थी वो कौन सी थी, मैं यहीं पे आपको मेंशन कर देती हूँ, वहां पे भी हमने की थी हालांकि, मेराविरॉक। मेराविरॉक आपकी ऐसी ड्रग है जो आपकी वायरल जो सेल है, वायरस का जो आपका बेसिकली ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमारी सेल से अटैच होने से रोकेगा। किस पे काम करता है, ये कोर रिसेप्टर पे काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि अटैचमेंट के लिए इन दोनों रिसेप्टर से बाइंडिंग जरूरी है। अगर किसी भी तरीके से किसी एक के साथ आप बाइंडिंग को रोक दें तो आपका अटैचमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेराविरॉक है वो स्पेसिफिकली किस रिसेप्टर को रोकता है, आपका ब्लॉक करता है CCR5 को। तो अगर CCR5 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ये वायरस हमारी सेल से अटैच नहीं होगा। क्लियरली हमने पढ़ा हुआ है पहले पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज अटैचमेंट इनहिबिटर, उसके अंदर क्या आता है आपका मेराविरॉक। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि एक बार वायरस अगर हमारी सेल से अटैच हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्यूजन। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और फ्यूजन के लिए जो प्रोटीन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41, कि किस तरीके से ये वायरल मेम्ब्रेन को और हमारी मेम्ब्रेन को एक दूसरे के नजदीक लेके आती है और दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है। ये फ्यूजन होता हुआ दिखाया है वायरल का और हमारी मेम्ब्रेन का। तो ये जो आपका फ्यूजन हो रहा है, इसको रोकने के लिए भी हमारी एक ड्रग अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन इनहिबिटर। और फ्यूजन को रोकने के लिए जो फ्यूजन इनहिबिटर आपकी यूज होती है वो कौन सी थी, एनफ्यूवोटाइड। एनफ्यूवोटाइड आपकी वो ड्रग है जो फ्यूजन होने से रोकेगी, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 को क्या कर देगी, नॉन फंक्शनल बना देगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा। GP120 की वजह से क्या होता है, हमने देखा था एनवेलप में दो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 की वजह से क्या होता है, अटैचमेंट होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 की वजह से क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्लियर है ना। तो क्या हुआ, जो आपका फ्यूजन था उसे रोकने के लिए आपकी जो ड्रग यूज हुई वो कौन सी है, आपकी एनफ्यूवोटाइड। क्लियर था, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, एक बार वायरल जो आपकी सेल है, एक बार वायरस अगर हमारी सेल के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर का जो कंटेंट है, कोर प्रोटीन है बेसिकली, वो हमारी सेल के अंदर डाल देता है ना। और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें प्रेजेंट, मैंने पहले ही आपको बताया था, 2 RNA की कॉपी होती है और ये तीनों एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। ठीक हो गया, ये तीनों एंजाइम्स अपने साथ लेके वायरस अंदर आता है। तो अब यहीं पे हमें काम करना है। मैंने क्या बोला था कि वायरस देखो, जैसे ही ये अंदर कंटेंट भेजेगा तो इसके अंदर जो ये RNA है, RNA क्या करता है, बताया था मैंने आपको, DNA तैयार करता है। बताया था वायरस साइकिल में हमने पढ़ा कि जो जैसे ही वायरल ये कंपोनेंट हमारी सेल के अंदर आते हैं तो क्या होता है, जो ये RNA है, RNA क्या बनाता है, DNA। ये जो RNA है ये मेन है, ये एंजाइम इस RNA की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो RNA था, ये अंदर आया, RNA से क्या बना, DNA बना। कैसे बना पूरा डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA था उससे डबल स्टैंडर्ड DNA कैसे बना, ये भी हमने देखा। तो ये जो प्रोसेस के लिए ये जो वायरल RNA अंदर आया था, RNA से DNA को बनाने के लिए जो एंजाइम जरूरी था वो कौन था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि वायरस अपने साथ अंदर लेके आया था। तो नेक्स्ट टारगेट हमारी जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, ऐसी ड्रग जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करे। तो अगर आप किसी भी तरीके से इस
एंजाइम को रोक दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को आप ब्लॉक करा दें, तो क्या होगा, जो आरएनए अंदर आया है वो कभी डीएनए में बदलेगा नहीं, और अगर डीएनए में नहीं बदलेगा तो ये जो वायरल डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिक्स नहीं होगा, और जो हमारा वायरल प्रोटीन है वो बनेंगी नहीं। यही तो हम चाहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हमारी तीसरा टारगेट आपका रहेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरटी है, इसके इनहिबिटर्स आप दे सकते हो। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, देखो ये दो क्लास में आपके डिवाइड होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI इन्हें बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो दोनों कैटेगरी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैसे काम करते हैं और नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैसे काम करते हैं। देखो, काम दोनों का है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोकना, ताकि जो आपका आरएनए अंदर आया है उससे डीएनए तैयार ना हो। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो न्यूक्लियोटाइड आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, ये क्या करते हैं। देखो, हमें पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या था, आरएनए से डीएनए को तैयार करना। सपोज ये आपका क्या है, आरएनए है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, डीएनए तैयार हो रहा है, होता जा रहा है ये डीएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे तैयार होता है बेटा, सबको पता है। प्यूरिन और पैरामिडीन आपके बेस पेयर्स होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ए के साथ टी आपका बाइंड होता है, ठीक है, की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, देखो जो आरएनए है, ठीक है, ये आरएनए है, आरएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ये सेम न्यूक्लियोटाइड की तरह होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर ए बेस पेयर था, यानी कि एडेनिन था, ठीक है, तो एडेनिन के साथ किसकी बेस पेयरिंग होनी चाहिए थी, एडेनिन के साथ कौन आएगा आपका, टी आएगा ना, तो थायमीन आया सपोज, ठीक है, ये बेस पेयरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन होगा क्या, ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर खुद न्यूक्लियोटाइड के जैसे दिखते हैं और ये थायमीन की जगह खुद आके बाइंड हो जाएंगे। सपोज ये क्या है, फॉल्स आपका हो गया, ठीक है, मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया आपका। तो क्या हुआ, एडेनिन के साथ थायमीन की बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, बॉन्डिंग फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जैसे ही आपने इस इंसान को दिया, तो ये खुद क्या हुए, बेस पेयर की जगह पे बैठ गए, थायमीन की जगह ये खुद बैठ जाएंगे। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना, जब भी ये इनहिबिटर्स यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो ये चेन बन रही है इसके लिए 3' एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूरी होता है। लेकिन जो ये आपके न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इनके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। लाइक दिस, अगर मैं ये बोल रही हूँ, अगर ये सिंपल थायमीन होता, जो नॉर्मल हमारा बेस पेयर होता अगर, तो इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता, और नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो आपका बेस पेयर है वो आसानी से अटैच हो जाता। सपोज यहाँ पे जी आसानी से अटैच हो जाता, आगे चेन बनती रहती। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या आ गया आपका, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आ गए, तो उनकी खासियत क्या होती है, सपोज ये है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उनके पास ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता ही नहीं है। तो अब इसके आगे ये चेन आगे को बढ़ेगी ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। ये आरएनए था, यहाँ पे आपकी बेस पेयरिंग होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आपकी चेन में आए, तो इन्होंने क्या किया, चेन को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि इनके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, तो नए आपके न्यूक्लियोटाइड आगे ऐड होंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से आप खुद सोचिए, क्या डीएनए बनेगा, नहीं बनेगा ना, चेन टर्मिनेशन हो चुका। समझ में आया कि कैसे NRTIs वर्क करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो कौन सी है आपकी, मल्टीपल ड्रग्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। 1 मिनट, कौन कौन सी है, जिडोवुडीन, स्टैवुडीन, बहुत सारी है, मैं सारी नहीं लिख रही हूँ, एप्काविर,
लैमोविडिन, ठीक है, डिडानोसिन, ये बहुत सारी ड्रग है जो इस कैटेगरी में आती है। कैसे काम करती है आई होप समझ में आ गया होगा। खुद न्यूक्लियोटाइड की तरह जगह खुद जाके बैठ जाती हैं और चेन को टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि इनके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है जो कि चेन इलांगेशन के लिए जरूरी है। अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है तो आप ट्रांसलेशन के लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इतने में ही हम इसे फोकस करेंगे। ये तो था आपके एनआरटीआईज कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड की तरह नहीं दिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो न्यूक्लियोटाइड जैसे काम करते थे वैसे ये करने लगेंगे, है ना। इनका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा एंजाइम होता है इसमें 2 डोमेन प्रेजेंट होते हैं। पहला डोमेन कौन सा होता है, पॉलीमरेज डोमेन। सेकंड डोमेन कौन सा होता है, आरएनएज डोमेन, बताया था। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपने डीएनए पॉलीमरेज जो डोमेन होता है उसकी हेल्प से ही आपका आरएनए से डीएनए बना पाता है। तो ये जो आपके होते हैं एनएनआरटीआईज जो ड्रग्स होती हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये डीएनए पॉलीमरेज जो डोमेन है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, उसे ब्लॉक कर देती हैं। तो अब आप खुद सोचिए, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि बाइफंक्शनल एंजाइम है उसके एक डोमेन को आपने ब्लॉक कर दिया तो क्या वो फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। जो वो आरएनए से जो आपका डीएनए बना पा रहा है, क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। तो मैकेनिज्म अलग है, हालांकि हो वही रहा है कि आरएनए से डीएनए को बनाने से रोका जा रहा है, मैकेनिज्म आपका क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जो डीएनए पॉलीमरेज डोमेन है उसको ब्लॉक कर देगा। तो आपका जो आरएनए से जो डीएनए बन रहा है वो नहीं बनेगा। इस कैटेगरी में जो एनएनआरटीआईज हैं, इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो कौन सी है, इन्हें भी देख लेते हैं। नेविरापिन, इफाविरिन, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं मेन ड्रग आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नेविरापिन और इफाविरिन आपकी इसी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये भी आपका क्या कर रही है, अल्टीमेटली दोनों ही क्या कर रही हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो फंक्शन है उसे रोक रही है, ठीक है। दोनों के काम करने का तरीका अलग है, बट दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि जो आरएनए अंदर आया है उससे डीएनए को न बनने दिया जाए। और अगर डीएनए नहीं बनेगा तो वो हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, प्रो वायरल डीएनए नहीं बनेगा, और जो हमारी वायरल प्रोटीन है नहीं बनेगी। वायरल प्रोटीन नहीं बनेगी तो नया वायरस आपका तैयार नहीं होगा, यानी कि एक वायरस के इन्फेक्शन से जो नए वायरस बन रहे थे वो नहीं होंगे। तो ये स्टेप समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट टारगेट क्या है। सपोज आपने ये वाला काम नहीं किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नहीं दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, यानी कि आरएनए से डीएनए बन चुका है। अब ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज, हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंजाइम को भी तो रोक सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेज एंजाइम को रोक दें तो उससे भी हमारा काम बन सकता है ना। तो देखें इंटीग्रेज जो आपके इनहिबिटर है वो कौन से हैं। तो मैं इसे हटा रही हूँ बेटा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा टारगेट है इस एंजाइम को रोकना, इंटीग्रेज को, ठीक है। इंटीग्रेज को रोक दीजिए तो क्या होगा, हमारा जो डीएनए बन भी गया है वो हमारे डीएनए के साथ मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आते हैं हमारे इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इस कैटेगरी में आपके पास जो ड्रग आती है वो देख लेते हैं हम। रेल्टिग्रेविर, इसमें टिग्रेविर आता है लास्ट में, ठीक है, ध्यान में रखना सफिक्स क्या है आपका, टिग्रेविर। रेल्टिग्रेविर, बिक्टिग्रेविर, एक और आपका यहाँ पे आता है डोल्यूटिग्रेविर। तो टिग्रेविर जो है लास्ट में देखो सबके आ रहा है, बस आपको इनिशियल याद रखने हैं जो प्रीफिक्स है, रेल, बिक एंड डोलू, ठीक है। तो रेल्टिग्रेविर, बिक्टिग्रेविर, डोल्यूटिग्रेविर, ये ड्रग कौन सी है, इंटीग्रेज इनहिबिटर है। तो ये क्या करेंगी, डीएनए को, जो वायरल डीएनए जो बना है उसे हमारे डीएनए के साथ मिक्स नहीं होने देंगी और प्रो वायरल डीएनए नहीं बनने देंगी। अब इसके बाद कौन सा आपका टारगेट आता है, आई थिंक 5th टारगेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर सपोज चलिए इंटीग्रेशन भी हो गया, हम नहीं रोक पाए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखो हमारा डीएनए प्रोवायरल हो चुका है, ये प्रोटीन भी ऑब्वियसली बना देगा जो कि ऐसी होगी आपकी वायरल प्रोटीन होगी। अब हमें पता है कि इस प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी था, प्रोटीएज एंजाइम, क्योंकि ये
प्रोटीएज एंजाइम इस प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ेगा, जिससे हमारे वायरस के अलग अलग कंपोनेंट तैयार हो सके, जिससे हमारा बाहर का कैप्सिड बने और अंदर का आपका क्या बने, बेसिकली अंदर के जो आपके एंजाइम्स हैं वो तैयार हो, मशीनरी पूरी तैयार हो। उसके लिए प्रोटीन का टूटना जरूरी है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो क्या है बेटा, वो है हमारा ये प्रोटीएज एंजाइम। तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी ऑफ ड्रग हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी है, प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, अब ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर है फटाफट से इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग इस कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी में आपके पास जो ड्रग अवेलेबल है वो है आपकी रिटोनाविर, इंडिनाविर, सेक्विनाविर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत है तो मैं इतनी ही लिख रही हूँ फिलहाल। रिटोनाविर, इंडिनाविर, सेक्विनाविर ये ड्रग है जो प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, और प्रोटीएज अगर इनहिबिट हो गया तो ये प्रोटीन आपकी फंक्शनल आपकी प्रोटीन में नहीं टूटेगी, और फंक्शनल प्रोटीन अगर आपकी नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है, अगर फंक्शनल प्रोटीन आपकी तैयार नहीं होगी तो नया वायरस आपका तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं HIV के ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा DNA होता है ना, अब DNA तो बहुत बड़ा है। ठीक है, वायरल जो आपका DNA है हमारे DNA से इंटीग्रेट होगा और उसके बाद प्रोटीन भी बनेगी, लेकिन आपको पता है DNA में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो ये प्रो वायरल DNA आपका तैयार होता है ना, इसमें भी अलग अलग जीन प्रेजेंट होती हैं, और वो जीन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 3 आपके जीन यहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं, तो उसे मैं यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से जीन होते हैं। तो सबसे पहले वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। एक कौन सा जीन है यहाँ पे, ENV जीन। ENV जीन यानी कि अगर इस जो आपका प्रो वायरल DNA का ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है, यानी कि इस हिस्से के कॉम्प्लीमेंट्री अगर प्रोटीन बनती है तो आपका कौन सी प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन बनेगी जो एनवेलप में प्रेजेंट होती है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बताई थी। वायरस की कौन सी प्रोटीन बनेगी, वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगी इस अगर ये वाला जीन आपका ट्रांसक्राइब होता है तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैग। यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट जीन हमारे पास अवेलेबल है प्रो वायरल DNA में वो क्या है, गैग। गैग जीन अगर ट्रांसक्राइब होता है, अगर इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज होती है तो आपको जो प्रोटीन आपको फाइनली मिलेगी वो कौन सी प्रोटीन होगी आपकी, वो प्रोटीन होगी कैप्सिड वाली प्रोटीन। यानी कि गैग जो है वो पूरा ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो भी प्रोटीन बनाएगा उससे आपको क्या मिलेगा, कैप्सिड मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट आपका यहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, पोल, POL, पोल जीन। पोल जीन जब भी ट्रांसक्राइब होगा, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बनेगी तो आपको क्या मिलेगा, पूल ऑफ एंजाइम मिलेगा। यानी कि इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो प्रोटीन मिलेगी और प्रोटीएज की वजह से जो फ्रेगमेंटेशन होगा उससे आपको क्या मिलेंगे, सारे एंजाइम्स यहाँ पे बन जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बन गया, नेक्स्ट इंटीग्रेज बन गया, प्रोटीएज बन गया। तो आप खुद सोचिए कि प्रो वायरल DNA में पूरे जीन्स अवेलेबल हैं जिनसे आपका वायरल DNA बन सकता, वायरस बन सकता है। ठीक है, जो एनवेलप ENV है वो एनवेलप प्रोटीन बना देगा, गैग की वजह से आपकी क्या बन जाएगी, कैप्सिड बन जाएगी, पोल की वजह से आपके एंजाइम बन जाएंगे, और ये सारे मिलके फाइनली आपके नए वायरस को तैयार कर देंगे। बहुत सारी कॉपीज आपकी तैयार हो सकेंगी, इतने अमाउंट में प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एंटीवायरल ड्रग और स्पेसिफिकली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो कि HIV के ट्रीटमेंट में यूज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।